Students, in this video we are going to start with AP and the chapter is Arithmetic Progression, chapter 5 of class 10th Mathematics. Now the thing is, what do you mean by arithmetic progression? Okay, which is in short written as only AP. Now अब बात यह है कि इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं, एक सीरीज़ है, नंबर्स की एक सीरीज़ है, पर ये ऐसी सीरीज़ है जिसके हर एलिमेंट्स या हर नंबर्स में एक कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं सारे इवन नंबर्स की, ठीक है, तो ये एक एपी है। क्यों? क्योंकि अगर हम इवन नंबर्स लिखें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और सो ऑन। तो इन दोनों के बीच में कितना का गैप हुआ? 2 का। इन दोनों के बीच में 2, इन दोनों के बीच में 2, 2 का गैप, 2 का गैप, डिफरेंस कितना हुआ? 2। वैसे ही सारे ऑड नंबर्स, ये भी एक एपी है। 1, 3, 5, 7, 9, कितने का गैप है? 3 और 1 में 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। तो इस तरह की कोई भी सीरीज हो नंबर की, तो इन्हें क्या कहा जाता है कि ये एपी है। अब अगर हम बात करें कि और कोई ऐसी कोई सीरीज, हाँ, हम अपने मन से भी लिख सकते हैं, जैसे 2, 5, इसे नाम दे देता हूँ मैं सीरीज 1, 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। तो ये भी एक एपी है क्योंकि इनमें 3 का गैप है। ठीक है, देखिए डिफरेंस करेंगे तो आपको 3 का, यानी कि सारे मल्टीपल्स, सारे मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये सारे भी एपीज ही हुए क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही होता है मल्टीप्लिकेशन टेबल सारे। अगर मैं 7 का टेबल लिखता हूँ, 7, 14, 21, 28, तो 7 का डिफरेंस होगा। अगर मैं 9 का टेबल लिखता हूँ, 9, 18, 27, 36, 9 का गैप होगा इन सब के बीच में। ये सारे, इन सारों को एपी ही कहा जाता है। अब एपी का कोई, अब ये तो हमें पता था कि ये एपी है, लेकिन अगर ऐसी कोई सीरीज जिसके बारे में हमें ना पता हो और वो हमें दी हो कि आपको इसे एपी फाइंड करना है इस तरह से, तो आपको क्या करना है, ये जो सारे टर्म्स हैं हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे A1, A2, A3, A4, A5 से, इस तरह से सो ऑन। A1 मतलब कि इस एपी का पहला टर्म, A2 यानी कि इस एपी का सेकेंड टर्म, A3 यानी इस एपी का थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो सबसे पहले एपी है या नहीं ये जानने के लिए हम A1 और A2 के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। लाइक D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A1 माइनस A2 नहीं, A2 माइनस A1, दूसरे से पहले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। वैसे ही D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 हो जाएगा अगला डिफरेंस। तो ये तीसरे टर्म और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस, 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3। वैसे ही D3 A4 1, 2, 3, 4 यानी कि फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 8 और 3। क्योंकि हमें D1, D2, D3 इस तरह से सारे इक्वल मिली है, इसलिए हम कह सकते हैं द गिवन सीरीज इज एन एपी। ठीक है, तो ये हो गई एपी की बात। एपी में कुछ टर्म्स होते हैं जिन्हें हम डिफाइन करते हैं, वो देख लेते हैं। सपोज इस तरह से एक एपी हमें दी गई है, 2, 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। अब ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से आपको प्रूफ करना है कि ये एपी है या नहीं, पर कुछ टर्म्स जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, जैसे हमने इसको A1 नोट डाउन किया, A2 नोट डाउन किया, A3 नोट डाउन किया, A4, A5, A6। तो सबसे पहला टर्म जो है जिसे हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
तो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे हम A1 से। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एपी में होती है कॉमन डिफरेंस। हमने देखा कि हम इस सीरीज को जब हमने इनके डिफरेंस निकाले थे तो सभी मेंबर्स के बीच में, सभी कंपोनेंट्स के बीच में 3 का गैप मिला था, हमें 3 का डिफरेंस मिला था। तो कॉमन डिफरेंस हो गया इसका 3, जिसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉरी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसे लिखेंगे 3। किसी भी एपी को लिखने के लिए ये 2 टर्म्स आपके पास होने ही चाहिए। मान लीजिए कि मेरे पास ये 2 चीज़ हैं और ये एपी नहीं है और मुझे एपी लिखनी है, तो भी अब मैं लिख सकता हूँ। तो मेरा पहला टर्म जो है वो क्या हो जाएगा 2। अब मेरा दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट में डी को प्लस कर दीजिए, ऐड करना है, तो आपको मिलेगा सेकेंड टर्म यानी कि 2 + 3। वैसे ही A3 5 हो गया। अब इसमें 5 में और 3 को ऐड कर दीजिए तो आपको मिल गया 8। अब A4, अब इस 8 में और 3 को ऐड कर दीजिए तो आपको मिल गया 11। इस तरह से आपको A1 और D दिया हो तो आप AP बना सकते हैं। A1 को सिर्फ A से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसी चीज़ को, इसी सीरीज को हम दूसरी तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्योंकि पहला टर्म हमारा 2 है, दूसरे टर्म में 2 + 3 हुआ, तीसरा टर्म जो है वो 2 + 3 + 3 हुआ, 2 बार ऐड हो जाएंगे। चौथा टर्म क्या हो जाएगा 2 + 3 + 3 + 3, ठीक है। वैसे ही पांचवा टर्म हो जाएगा 2 + 3 + 3 + 3 + 3। अब अगर मैं इसे अगर आप इसे ठीक से इसका एनालिसिस करें तो ये हो गया आपका A1 यानी कि सिर्फ A जिसे हम लिखते हैं, ये हो गया आपका A + D, ये हो गया A + D + D, तो इसे हम A + 2D लिख सकते हैं, ठीक है। उस तरह से ये हो जाएगा A + D + D + D, तो इसे हम लिखेंगे A + 3D, क्योंकि D तो 3 है और A जो है वो 2 है, तो A एक बार और D 3 बार, 1 2 3। वैसे ही इसको A + D + D + D + D = A + 4D। तो इससे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि A1 जो है वो तो A है, लेकिन A2 जो है वो A + 2D मिल रहा है, ठीक है। A3 जो है वो A + D मिल रहा है, ये A + 2D मिल रहा है। A4 जो है वो A + 3D मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो A तो सब में है ही, पर D जो है वो उस जो जितने नंबर का टर्म है उससे एक कम है, यानी कि इसे हम आप ऐसा लिख सकते हैं A + यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 - 1 × D। इसे आप क्या लिख सकते हैं A + यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 - 1 × D, है ना। तो 3 - 1 2 होता है, तो 2D मिल गया। उस तरह से इसे हम ऐसा लिख सकते हैं A + 4 - 1। अब 4 - 1 देखिए क्या होता है 3D। तो अगर इस तरह से अगर हम नीचे उतरें और टर्म्स लें और nth टर्म तक जाएं, nth टर्म, तो ये nth टर्म क्या हम ऐसा लिख सकते हैं A + n - 1 × D, ठीक है। तो किसी भी अगर जैसे कि ये जो AP आपको दी गई है, ठीक है, ये जो AP है हमारे पास, इसमें हमने 1 2 3 4 5 और 6 ही टर्म्स लिखे, लेकिन अगर मैं बोलूं कि 75th टर्म कौन सी होगी वो ढूंढिए, तो आप क्या करोगे 75 तक लिखोगे +3 करते हुए, तो हम पागल हो जाएंगे। उससे अच्छा है कि इस फॉर्मूला का यूज़ किया जाए। 75th टर्म ढूंढनी है तो इस AP से हम A और D की वैल्यू निकाल लें, तो AN जो 75 है, यहाँ पे 75 की वैल्यू रख के हम 75th नंबर की जो टर्म होगी वो हम इजीली ढूंढ सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ इस आइडेंटिटी का कैसे यूज़ होगा। जैसे हमारे पास जो सीरीज़ है वो है 2 5 8
11, 14, 17, 20, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26 और 29, ये 10th टर्म है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10th टर्म, ये A10 है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें नहीं पता कि ये 10th टर्म है। ठीक है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमें नहीं पता कि 10th टर्म क्या है, हमें फाइंड करनी है। पर हमारे पास जो आइडेंटिटी है उसका हम यूज़ तो कर ही सकते हैं, ये वाली जो आइडेंटिटी है हमारे पास। ठीक है, तो इस हिसाब से इस AP में से आपको A की वैल्यू 2 मिली, D की वैल्यू 3 मिली जो पहले से हमने फाइंड कर ली थी। और क्योंकि हमें 10th टर्म फाइंड करना है, क्वेश्चन में दिया है मान लीजिए, तो हमारा जो n है वो हो जाएगा 10। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में n की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करता हूँ तो देखिए किस तरह से होगा वो। बाय आइडेंटिटी A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो ये हो जाएगा A है हमारा 2 प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाई D जो है वो 3 है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 27 इज इक्वल टू 29। तो हमारा 10th टर्म जो हमने लिखा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10th टर्म 29 सीरीज में हमने +3 करके किया, और इस आइडेंटिटी से अभी हमें A10 जो है वो 29 मिल गया। इसीलिए ये आइडेंटिटी का यूज़ करके हम किसी भी नंबर का टर्म एक दिए हुए सीरीज़ का फाइंड कर सकते हैं। ये वीडियो क्योंकि इंट्रोडक्टरी है इसलिए थोड़ा सा लंबा बन गया है। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 से स्टार्ट कर देंगे, और 5.1 और 5.2 इस आइडेंटिटी तक ही सीमित है। फिर 5.3 में एक नई आइडेंटिटी आएगी। इसको अच्छे से समझ लीजिए, बार बार वीडियो देखिए, कमेंट सेक्शन में बताइए अगर नहीं समझ में आया फिर भी, तो मैं और इसे सिंप्लीफाई या और कुछ एग्जांपल्स देके और इसे सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अच्छे से पढ़िए चैप्टर को, चैप्टर बहुत ही इजी है, पर अगर आप इसे इजी बना के रखें तो 2 ही आइडेंटिटी है पूरे चैप्टर में, और बहुत ही इजी चैप्टर है, मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है। आप चाहें तो इसमें से जितने भी मार्क्स चाहें आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इस चैप्टर की RD शर्मा की एक्सरसाइज कंपैरेटिव, दूसरे चैप्टर के कंपैरेटिव थोड़ी सी टफ लगेगी आप लोगों को, इसलिए NCERT की पहले प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, फिर RD शर्मा में जंप कीजिए। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा। गुड बाय, हैव गुड डे।